एआईडीएमके जैसी छोटी पार्टी ने एफडीआई जैसे बड़े मुद्दे पर बहस की शुरुआत की और लोकसभा में बाबरी विवाद पर उसी तरीके से हर साल की तरह 5 नोटिस जारी किए गए। लोकसभा में रिटेल क्षेत्र में एफडीआई को हरी झंडी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को राज्यसभा में इसकी बहस की शुरुआत हुई। बहस की शुरुआत सबसे पहले एआईडीएमके के सांसद वी मैत्रियान ने की और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया जब किसी छोटी पार्टी ने इतनी अहम बहस की शुरुआत की हो। हालांकि इस पर मतदान शुक्रवार को होगा, लेकिन उससे पहले ही सपा और बसपा ने अपने रुख से जाहिर कर दिया कि लोकसभा में भले ही वॉकआउट किया हो दोनों पार्टियों ने, लेकिन राज्यसभा में वो एफडीआई के विरोध में खड़े हुए हैं। वहीं लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। मुद्दा रहा 6 दिसंबर। जी हां, हर साल की तरह बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर लेफ्ट और बीजेपी के नेताओं ने नोटिस दिया और जब लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस पर बहस करने से मना कर दिया तो बाबरी मस्जिद विवाद और पदोन्नति में आरक्षण को लेकर लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। बृहस्पतिवार के दिन साफ हो गया कि हमारे सांसद पुरातन में भी जीते हैं और नूतन में भी। तभी लोकसभा में बाबरी मस्जिद 1992 की गूंज सुनाई दी और 2012 की तारीख में एफडीआई पर राजनीति की विषाद सजी राज्यसभा में। एफडीआई के मुद्दे पर बसपा ने राज्यसभा में सरकार को राहत प्रदान की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि एफडीआई पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा में बसपा एफडीआई के पक्ष में वोटिंग करेगी। राज्यसभा में रिटेल में एफडीआई पर बहस के बाद होने वाली वोटिंग में बीएसपी सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। इसके पहले लोकसभा में बीएसपी ने वॉकआउट करके सरकार की नैया पार लगाई थी। राज्यसभा में शुक्रवार को एफडीआई पर वोटिंग होगी। राज्यसभा में बीएसपी के 15 सांसद हैं। बीएसपी के इस ऐलान के बाद सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बीएसपी के 15 सांसदों के साथ आने से सरकार को बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार की खुदरा बाजार के क्षेत्र में वर्तमान एफडीआई की नीति को देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्लस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने कल यहाँ राज्यसभा में केंद्र सरकार के पक्ष में ही वोट देने का फैसला लिया। वहीं विपक्ष में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास राज्यसभा में 65 मत हैं। इसके अलावा वाम दलों के 14 और तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद भी सरकार के खिलाफ राज्यसभा में वोट करेंगे। एफडीआई के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव पर राज्यसभा में बहस के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुषमा स्वराज के कल के बयान पर जमकर भड़ास निकाली। माया ने सुषमा को खिसियानी बिल्ली और बीजेपी को लोमड़ी तक कह डाला। माया ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी का प्रस्ताव गिर गया तो नेता प्रतिपक्ष ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मायावती ने कहा कि जब भी हमारे विरोधियों के खिलाफ वोट होता है तो वो सीबीआई का मामला उछालते हैं। वोटिंग को सीबीआई से जोड़ने का फैशन बन गया है। विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे की आड़ में हमारी पार्टी व पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में कुछ मामलों को लेकर जो बेबुनियाद, तथ्यहीन, फिजूल व घटिया किस्म की बातें कही हैं। मायावती का पूरा भाषण एफडीआई पर कम और बीजेपी के खिलाफ ज्यादा रहा। उनके भाषण के बाद हुए हंगामे के बाद संसद को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। एफडीआई के मुद्दे पर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के पक्ष में वोट डालेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी पर बना सस्पेंस भी अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने बयान दिया है कि जो एक दिन पहले यानी कि बुधवार को समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा में किया था वही राज्यसभा में भी किया जाएगा। यानी लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी एफडीआई के मुद्दे पर वॉकआउट करेगी। सपा और बसपा बुधवार को लोकसभा में मतदान के दौरान सदन से वॉकआउट कर गए थे।
जिससे सदन में जीत का आंकड़ा कम हो गया था और एफडीआई के विरोध में विपक्ष का प्रस्ताव पराजित हो गया था। लोकसभा में गुरुवार को अयोध्या कांड पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ सांसदों ने लिबरान आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं बसपा सांसद सफीकुर रहमान ने काले झंडे दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अयोध्या कांड के लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भड़क गईं। उन्होंने वर्ग से कहा कि आप सदन का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने वर्ग से काले झंडे को दूर रखने को कहा। इसके बाद वर्ग और एमआईएम के असाउद्दीन ओवैसी अन्य सदस्यों के साथ वेल में आ गए और अयोध्या कांड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्होंने नारेबाजी भी लगाए। इसी बीच भाजपा और शिवसेना के सांसद भी वेल में आ गए और काला झंडा लहराने वाले वर्ग को निलंबित करने की मांग करने लगे। हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। लैकपेट घोटाले में प्रमुख सचिव श्री कृष्ण ने सनसनीखेज खुलासा किया है। श्री कृष्ण ने कलमबंद बयान में मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उनके सामने ही पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ने घूस में 2 करोड़ रुपए लिए थे। श्री कृष्ण के इस बयान से चंद्रदेव राम यादव पे भारी संकट आ गया है। लघु उद्योग विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव ने लैकपेट घोटाले में ये खुलासा किया है कि पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ने लैकपेट को 25 करोड़ रुपए का नाली और रोड का काम दिलाने के एवज में 2 करोड़ रुपए की पेशगी की ली थी। उन्होंने ये पैसे अपने पीआरओ एसपी श्रीवास्तव के सामने लिया था। श्री कृष्ण ने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद कराया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पैसा उनको पीआरओ प्रवीण कुमार, महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी और 2 अभियंताओं ने दिया था। यूपीएसआईडीसी में कराए जाने वाले कार्य के लिए 25 करोड़ का बजट आवंटित होना था, जिसके एवज में मंत्री जी ने पैसा लिया था और यह आश्वासन दिया था कि ये काम लैकपेट को ही दिया जाएगा, पर ना तो निधि आई और ना ही मंत्री जी ने पैसे वापस किए। पूर्व प्रमुख सचिव श्री कृष्ण के इस बयान से मंत्री चंद्रदेव राम यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यायालय पहले ही मंत्री के खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की के आदेश दे चुकी है और जांच एजेंसी एसआईबी मंत्री की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा हत्याकांड की गूंज अब विधानसभा में सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी मामले की जांच की मांग को लेकर इसे सदन में शुक्रवार को उठा सकती है। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि इस प्रकरण से सूबे के राजनेताओं और नौकरशाहों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार को इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए विधानसभा में जवाब देना चाहिए। उन्होंने पोंटी चड्ढा मर्डर मामले में सूबे के नौकरशाहों को क्लीन चिट देने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भट्ट का कहना है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर में बिना जांच के किसी को क्लीन चिट देना उचित नहीं है। भाजपा पोंटी मामले को सदन के भीतर उठाएगी। साथ ही नेता विपक्ष ने सरकार से इस मामले की जांच कराने से बचने का आरोप भी लगाया है। सभी जानते हैं कि पोंटी चड्ढा मर्डर में सुखदेव सिंह नामधारी के अलावा नौकरशाहों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर सरकार को स्थिति साफ करनी ही चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में नित नए विवाद उठते रहे हैं, लाल बत्ती हो या फिर कुछ और। सिर फुटअव्वल हमेशा कांग्रेस में हुआ है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के विवादित प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी विवाद उठने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ मंत्रियों ने भी वीरेंद्र चौधरी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी, लेकिन विवादों से चौधरी का चोली दामन का साथ रहा है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विवादों के चलते वीरेंद्र सिंह को हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली का प्रभारी बनाया गया, लेकिन इन राज्यों में भी वीरेंद्र चौधरी की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। उत्तराखंड में चौधरी जब भी आते हैं कोई न कोई विवाद खड़ा होता ही है। वहीं टिकट वितरण में भी वीरेंद्र चौधरी की भूमिका को ठीक नहीं समझा गया। वहीं पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ऐसे बयान दिए कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री भी उनसे नाराज है। लाल बत्ती को मात्र 50 तक सीमित किए जाने और मंत्रियों के निगमों में उपाध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो खुले तौर पर चौधरी के खिलाफ यहां तक कह दिया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह महज खाना पूर्ति करने प्रदेश में आते हैं। सूत्रों की माने तो आलाकमान भी चौधरी के क्रियाकलापों से खुश नहीं है। उन्हें प्रदेश प्रभारी के पद से जिम्मेदारी से जल्द हटाया जा सकता है। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को उत्तराखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी मिल सकती है।
यूपी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का हो रहा है दुरुपयोग। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अपने रुतबे का इस्तेमाल कर इनसे करा रहे हैं निजी काम। आरटीआई के एक खुलासे से यह बात साबित हुई है कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का दुरुपयोग हो रहा है। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भी अपने रुतबे का दोष दिखाकर अपने निजी कामों के लिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों का इस्तेमाल करते हैं। इन रिटायर्ड अधिकारियों का पुलिस विभाग में रसूख इस कदर है कि सिर्फ एक फोन कॉल से बिना कागजी कार्रवाई के उन्हें चोर पहरा या घरों में काम करने के नाम पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल मुहैया कराए दिए जाते हैं। आरटीआई से मिली जानकारी को नेशनल आरटीआई फोरम की संयोजक नुतन ठाकुर ने डीजीपी को भेज दिया और इस मामले पर कार्रवाई कराने की मांग की है। मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों का धरना 37वें दिन स्थगित कर दिया गया है। NHAI ने किसानों की लगभग सभी मांगों पर हामी भर दी है। इसके अलावा टोल मुद्दे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। पिछले 31 अक्टूबर से अवैध टोल वसूली और टोल कर्मियों की गुंडागर्दी के विरोध में NH 58 स्थित सिवाय टोल प्लाजा पर भाकियू के किसानों ने कब्जा कर लिया था और टोल को सभी वाहनों के लिए फ्री कर दिया था। तभी से इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच कोई हल नहीं निकल रहा था। कई बार इस मुद्दे को लेकर हुई वार्ता विफल हो चुकी थी। गुरुवार को मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों के डीएम सिवाय टोल प्लाजा पर पहुंचे और भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल के लिए टोल प्लाजा पर चल रहा अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान लिए गए फैसले के मुताबिक टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए फ्री कर दिया गया है। अपनी मांगे मानी जाने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि किसान फिलहाल के लिए टोल प्लाजा पर से अपना धरना समाप्त कर रहे हैं, पर यदि मुद्दों पर सहमति नहीं बनी तो धरना दोबारा शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ एसएसपी ने शिक्षा विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। दरअसल शिक्षा विभाग में 27 लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी दी गई। इस फर्जीवाड़े में हाई स्कूल फेल को भी सहायक अध्यापक बनवा दिया गया है। नियुक्तियां सन 2002 से 2006 के बीच में की गई और ये सभी कोषागार से लगातार वेतन भत्ते करोड़ों रुपए ले चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट में शिक्षा विभाग के बीएसए और बाबू सहित प्रधानाचार्य तक शामिल हैं। उत्तराखंड में 2 केंद्र हैं। पहले तो एक ही केंद्र होता था देहरादून में, और इस बार 2 केंद्र हैं। एक देहरादून है, एक दूसरा शायद हल्द्वानी है। इस एग्जाम को पास करके ही कोई भी एडवोकेट जो इनरोल हुआ है तो वो वकालत कर सकता है। वकालतनामा तभी भर सकता है जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा, अन्यथा नहीं भर सकता वो। अगर कोई भर रहा है तो गलत कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स की अवहेलना कर रहा है वो। देहरादून के पासपोर्ट कार्यालय में आज जमकर बवाल हुआ। पासपोर्ट बनवाने पहुंचे छात्रों का आरोप है कि पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। इस मामले के काफी बढ़ जाने के बाद भड़के पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार पर निकल पड़े। पासपोर्ट कार्यालय में आज उस वक्त हंगामा शुरू हुआ जब पासपोर्ट बनवाने आए छात्रों के साथ पासपोर्ट कार्यालय के सुरक्षा गार्डों ने मारपीट शुरू की। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने पासपोर्ट के एवज में उनसे पैसे मांगे। पैसे न देने पर उन लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद पासपोर्ट कार्यालय में वकीलों और छात्रों की भीड़ जुट गई। मामले को बिगड़ता देख पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज की है। इस मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस तरीके के आरोप लगे हों। इससे पहले भी प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आम जनता से घूस मांगने के कई मामले सामने आए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इन अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी का डर नहीं है।
बागेश्वर की गरुड़ बाजार में एक भालू ने महिला को उसके घर के पास ही हमला करके घायल कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला रूपा देवी को प्राथमिक उपचार के बाद अल्मोड़ा रेफर कर दिया।